तो अल्कोहल से देख लिया, अब देखते हैं एल्केन से कैसे बनती है। तो एल्केन से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, यानी सीधे सीधे हम हैलोजन को ऐड करवाएंगे, हैलोजन को सीधे सीधे ऐड करवाएंगे। तो हैलोजन जब रिप्लेस होता है तो इस ऑर्डर में होता है, पहले 3 डिग्री वाला होता है, फिर 2 डिग्री वाला होता है, फिर 1 डिग्री वाला है ना। तो हैलोजन रिप्लेसेस इन ऑर्डर ऑफ दिस। अब देखो, अब जो डिफ़िकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड, मतलब अब इसको एकदम प्योर कंपाउंड में हम सेपरेट नहीं करवा सकते ना, कि हमें क्या चाहिए, हमें एल्किल हैलाइड चाहिए, पर वो एल्किल हैलाइड एकदम प्योर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनता है एल्किल हैलाइड का। जब इसकी मतलब हैलोजन एल्केन से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करवाते हैं ना, कैसे, ये रहा है ना, इसके साथ ये एल्केन है, तो एल्केन ये रहा और ये रहा। अब देखो हमने क्या बोला, हैलोजन रिप्लेस करेगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी पहले 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। हमारे पास है ये 1 डिग्री, ये देखो ये 1 डिग्री कार्बन है यहाँ पे, ये 2 डिग्री कार्बन है, मैक्सिमम 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री करेगा फिर 1 डिग्री करेगा, है ना। तो 2 डिग्री ज़्यादा बनेगा, 1 डिग्री कम बनेगा। यूवी की प्रेजेंस में या तो ये इसके साथ जोड़ दो, तो Cl2 इसके साथ जुड़ गया, या फिर इसके साथ जुड़ गया, तो ये ज़्यादा बनेगा ये कम बनेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है ये कम स्टेबल है। अब एल्कीन से कैसे बनता है तीसरी स्टेप में, तो एल्कीन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन एंड हैलोजन की एडिशन, मार्कोनिकोव रूल। हाइड्रो हैलोजिनेशन यानी ये रहा HX हाइड्रोजन और हैलोजन। तो मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पे तो दोनों तरफ बराबर है, तो कहीं पे कोई सा जोड़ दो, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये बन गया। दूसरा है एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन, इसमें एल्कीन्स के अंदर ही हैलोजिनेशन, मतलब सीधे हैलोजन को ही ऐड कर दो, कोई हाइड्रोजन हैलाइड नहीं जोड़ना है ना, कोई भी हाइड्रोजन का हैलाइड, यानी हैलोजन एसिड, हाइड्रोजन एसिड नहीं करना इस्तेमाल। तो Br2 जो होता है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। जब उसको हम एल्कीन के साथ ऐड करेंगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, उसका रेडिश ब्राउन कलर धीरे धीरे गायब होने लगेगा। और ये अब गायब हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका इस्तेमाल हम डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। और उसको और क्या फॉर्म करता है, विशनल डाई हैलाइड। डाई यानी 2, हैलाइड यानी 2 हैलोजन। विशनल यानी वो 2 कंपाउंड जो कि कार्बन के बगल बगल में जुड़े हुए हैं। तो जैसे ये था, इसमें Br2 को हमने ऐड करा, तो एक यहाँ पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये रहा Br2 विशनल डाई हैलाइड बन जाएगा। वैसे ही ये तो मैथ का आ गया। हाँ, चौथा आता है हैलोजन एक्सचेंज के द्वारा। अब हैलोजन एक्सचेंज में हमारे पास 2 कंपाउंड बन सकते हैं, एक तो बन सकता है आयोडीन वाला, एक बन सकता है फ्लोरीन वाला। तो ये तो RI बन सकता है या फिर RF बन सकता है। कैसे, RI वाला RF वाला, RI वाला बनता है तो उसे बोलते हैं फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन, RF वाला बनता है तो उसे बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। कैसे बोलते हैं, एल्किन क्लोराइड ले लो चाहे ब्रोमाइड ले लो, है ना, एल्किन क्लोराइड ले लो चाहे ब्रोमाइड ले लो, साथ में हमें सोडियम आयोडाइड लेना है। सोडियम आयोडाइड लेंगे और एसीटोन, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, यहाँ पे इसको सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करा है, तो डाई एसीटोन की प्रेजेंस में जब करेंगे तो ये I आ जाएगा इधर और ये चले जाएंगे इधर, तो RI और Na Br या Cl जो भी हमने लिया वो बन जाएगा। जैसे R Br या Cl लिए तो ये तो हो गई फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब हमें Ag के साथ F लेना है। अब F को हम ज़रूरी नहीं Ag के साथ ही लें, हम इसको किसी भी मेटल के साथ, मेटल फ्लोराइड होना चाहिए, कोई भी मेटल ले लो साथ में फ्लोराइड ले लो, वही सेम चीज़ ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये बन गया, ये बन गया, ये हो जाएगी श्वार्ट्ज रिएक्शन, ये हो जाएगी फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, देखो सबसे पहले अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखी, तो SOCl2 के साथ देखी, तो पेरिडियम की प्रेजेंस में क्या होता है, प्योर बन जाता है, ये दोनों के दोनों डार्जन रिएक्शन के अनुसार एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका अगर हम HCl के साथ करवाएंगे, यानी हैलोजन एसिड के साथ करवाएंगे, तो क्या होगा, ZnCl2 की प्रेजेंस में ये बन जाएगा, साथ में H2 बनेगा, PCl3 के साथ H3PO3 बनता है, PCl5 के साथ RCl बनता है, POCl3 बनता है, HCl बनता है। एल्केन से बनाएंगे तो हमारे पास हाइड्रो हैलोजिनेशन, इसमें फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन यानी हैलोजन का एडिशन करवाएंगे UV रेस के अंडर में और वो ऐड हो जाएंगे। कैसे, ये रहा एल्किल, क्लोरीन जोड़ा UV की रेज में, ये क्लोरीन जुड़ गया और ये क्लोरीन जुड़ गया। 2 प्रकार से बनेंगे। याद रखो कि जब भी एल्केन वाला करेंगे रेडिकल, मतलब सीधे सीधे जोड़ेंगे UV की प्रेजेंस में, क्या
सीधे सीधे जोड़ेंगे यूवी की प्रेजेंस में, सीधे सीधे जोड़ेंगे यूवी की प्रेजेंस में, तो एक तो बनेगा कम, एक बनेगा ज़्यादा, 2 डिग्री ज़्यादा बनेगा, 1 डिग्री कम बनेगा एल्केन वाले में, है ना। देखो यहाँ पे देखा था मैंने, ये रहा। अब क्यों बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, देखो ये रहा। क्योंकि हैलोजन रिप्लेस करता है इस फॉर्म के अंदर, मतलब पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री कम स्टेबल है। तो जब भी हमारे पास हैलोजनेशन आएगी, मतलब सीधे जैसे हम हैलोजन जोड़ रहे होंगे ना, ऐसे देखो हमारे पास कोई हैलोजन की चेन है, हमने सीधे उसमें क्लोरीन जोड़ा है, कोई हैलोजन जोड़ा यूवी की प्रेजेंस में, तो या तो कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा। अब अगर हम एल्किन लेंगे तो एल्किन में 2 होते हैं, एक होता है हाइड्रो हैलोजिनेशन का एडिशन, है ना, हाइड्रो हैलोजिनेशन, एक होता है हैलोजन एडिशन ऑफ हैलोजन। जब सीधे हैलोजन को ही जोड़ दो CCl4 की प्रेजेंस में, है ना, CCl4 की प्रेजेंस में, या फिर हाइड्रो हैलोजिनेशन होता है जिसके अंदर मार्कोनी का रूल लगता है। ये रहा हाइड्रो हैलोजिनेशन, कैसे ROH होगा, साथ में HX होगा, तो HX कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। देखो एल्किन वाला मैंने करवाया था तो मैं अभी ये एल्किन वाला मार्कोनी का रूल के अनुसार। और वैसे ही एडिशन वाले में क्या होता है, सीधे जोड़ दो यहाँ पे CCl4 की प्रेजेंस में किसी भी हैलोजन को और ये बन जाएगा विसिनल वाला। अब चौथा आता है हैलोजन एक्सचेंज वाला, जो मैंने तुम्हें बताया भी था। सबसे पहले इसमें हमारे पास आयोडीन या फ्लोरीन वाले बनते हैं। अरे वाह, गर्म हो रहा है मेरा टायर, है ना। आयोडीन फ्लोरीन वाले बनते हैं, तो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होगा। सोडियम के साथ हमें आयोडीन लेना है और फ्लोरीन के साथ कोई भी मेटल ले लो, है ना, जैसे Hg2 ले लो, CO ले लो, Hb ले लो, बस एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे और इसको फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन बोल देंगे और फ्लोरीन वाले को स्वार्ट्ज रिएक्शन बोल देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, कुछ शुरुआत की, जैसे कि मेथेन यानी मेथेनल है ना, तो क्लोरो मेथेन, ब्रोमो मेथेन शुरुआत वाले होते हैं गैसेज में, बाकी सारे लिक्विड सॉलिड्स में होते हैं। एल्के हैलाइड जो होते हैं पोलर कंपाउंड्स होते हैं, डाइपोल डायमंड मोमेंट फोर्स होता है ना, तो इनके बीच में डाइपोल मोमेंट फोर्स होता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में ज़्यादा होता है क्योंकि पोलर कंपाउंड होता है। कंपेयर टू हाइड्रो, मतलब जो नॉर्मल एल्केन्स होता है उनके कंपेयर में जो एल्के हैलाइड्स होते हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, क्योंकि इनमें डाइपोल डायमंड मोमेंट फोर्स होता है और इनके बीच में वन डबल फोर्स होता है। अब इसका ज़्यादा होने का मतलब है मोलर मास ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, वन डबल फोर्स भी ज़्यादा। तो ब्रांच देखो, जैसे जैसे ब्रांचेज बढ़ते हैं ना, जैसे ये देखो ये है, इसकी जगह अगर मैंने ये लिखा तो ब्रांच बढ़ गई, और इसकी जगह मैंने अगर ये लिखा तो और ज़्यादा ब्रांच बढ़ गई। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी सरफेस एरिया कम होगा, तो सरफेस एरिया कम होने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अभी तक देखो आयोडीन सबसे बड़ा होता है इसलिए इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसका मोलर मास भी सबसे ज़्यादा होगा। मोलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, है ना। अब वैसे ही देखो कोई भी अगर यहाँ पे पॉइंट है, मतलब एरोमेटिक रिंग है, देखो एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे सब में एरोमेटिक रिंग है, उसके एकदम साइड वाला ऑर्थो होता है, साइड के साइड वाला मेटा होता है, साइड के साइड वाला पैरा होता है। अब डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, पर जैसे अब डेंसिटी बढ़ेगी इसका मतलब है कि कार्बन एटम ज़्यादा होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, एटॉमिक मास होगा हाइड्रोजन के ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। अब देखो सोल्यूबिलिटी देखते हैं कि मिलते कैसा, तो ये नहीं मिलते, पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, जब एक RX और H2O होता है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये जो बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि कम होती है। द एनर्जी दैट इज रिलीज इज़ लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड। वो एनर्जी जो कि बनते वक्त निकली है वो कम है, मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए और H2O के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए, ताकि वो RX के बॉन्ड के साथ बना सकें, पर ऐसा नहीं होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, मोलर मास ज़्यादा, है ना, तो कार्बन एटम वो ज़्यादा। तो देखो अब ये है, इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक ब्रोमाइड है, इसमें 2 ब्रोमाइड है, इसमें 3 ब्रोमाइड है, पर बाकी सारी चीज़ सेम है। तो 3 वाला ज़्यादा होगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा 3 वाले का होगा, उसके बाद 2 वाले का होगा, फिर 1 वाले का होगा। अब जैसे ये है, इसमें ब्रांच ज़्यादा है तो ये सबसे आखिरी में ही आएगा, है ना, सबसे आखिरी में आएगा। इसमें देखो 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, क्लोरीन सेम ही है, इसका मोलर मास ज़्यादा है, इसका मोलर मास कम है, तो इसको आगे पटक दो, इसको इधर पटक दो। केमिकल रिएक्शन अगर हम देखेंगे
तो केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं बचा, मतलब बचा तो बहुत ज़्यादा है भाई। यहाँ पर फटाफट से कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे डबल बॉन्ड आता है तो उसमें हमें बॉन्ड तोड़ के ऐड करना होता है, इसलिए एडिशन रिएक्शन होती है। अगर सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो उस एक की जगह किसी और को लाएंगे तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। एरोमेटिक रिंग के अंदर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और स्ट्रेट चेन के अंदर हमेशा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि अटैक करेगा, क्योंकि हमने देखा था ना पोलर बॉन्ड होता है C और X वाला, तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव वाला पॉजिटिव आकर अटैक करेगा। तो पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियोफिलिक आर इलेक्ट्रॉन रिच प्रॉपर्टी, यानी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब कि X एटम लीविंग ग्रुप होते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक प्लस RX, न्यूक्लियोफिलिक प्लस RX का मतलब कि RX माइनस, मतलब देखो कोई भी एक RX कंपाउंड है जिसकी तरफ हमने न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन करवाया, तो ये X वाला कंपाउंड हट जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक ऐड हो जाएगा, तो X निकलेगा, यानी हाइड्रोजन लीविंग ग्रुप होते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक ऐड होगा, तो ये देखो न्यूक्लियोफिलिक ऐड हो गया, हाइड्रोजन निकल गया। एग्जाम्पल के लिए हमेशा याद रखो, हाइड्रोजन हमेशा या तो हाइड्रोजन के साथ निकलता है या फिर किसी भी मेटल के साथ निकलता है। जैसे यहाँ पे देखो मेटल के साथ निकला, जो बचा बना दिया, ये कॉपी में देख लेना, बचा बना दिया। फिर यहाँ पे मेन चीज़ क्या आती है, ये देखो ये मेन चीज़ है कि RX और KCN। अब K के साथ कोई भी चीज़ होती है मतलब वो आयनिक कंपाउंड है, और Ag के साथ जब भी कोई चीज़ होती है मतलब वो कोवलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड होने का मतलब ये है कि देखो RX की रिएक्शन जब KCN के साथ करवाएंगे तो K के साथ अगर CN है तो कार्बन जो होगा वो होगा बीच का पॉइंट जो कि रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा RCN फिर KX, पहले C आ गया। तो अगर Ag के साथ CN है तो पहले नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, इसलिए RNC आ गया, इसको साइनाइड, इसको आइसोसाइनाइड। वैसे ही अगर नाइट्रोजन है तो इसमें तो पहले ऑक्सीजन मतलब अब देखो अगर K है तो पहले ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, यानी ONA, यानी O को लिखना पड़ेगा। अगर Ag है तो पहले N रिएक्ट कर देगा, तो NO2 सीधे लिख दो, तो ये तो बनेगा एल्किल नाइट्राइट और ये बनेगा नाइट्रो एल्किन। क्यों बनता है ऐसा, कारण क्या है इसके बीच का? तो कारण ये है कि जो साइनाइड होते हैं या नाइट्राइट होते हैं, ये दो न्यूक्लियोफाइल सेंटर के साथ होता है, मतलब दो न्यूक्लियोफाइल सेंटर यानी दो तरीके से ऐड हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, दो तरीके वाले। जैसे कि ये देखो एक तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 3 डॉट लगाने के बाद डबल बॉन्ड के साथ एक तो यहाँ पे माइनस है, तो नाइट्रोजन भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये भी, यानी दो तरीके के न्यूक्लियोफाइल सेंटर होते हैं। वैसे उसके साथ भी होता है। तो जो KCN होता है वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, यानी C-N आयन बनाता है, जो कि अटैच हो जाता है कार्बन एटम के साथ, एल्किल साइनाइड बना लेता है। AgCN के अंदर कोवलेंट कंपाउंड होता है, तो वो फ्री, तो N इज़ फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ, ज़्यादा वो नहीं, ऊपर वाला समझ आ गया, नीचे वाला समझ, ये वाला नीचे वाला क्या कह रहा है कि K वाला होता है आयनिक कंपाउंड यानी CN- बनाएगा, तो कार्बन के ऊपर माइनस है तो वो अटैक कर देगा कार्बन के ऊपर और एल्किल साइनाइड बना देगा। वैसे AgCN है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो डोनेट करके आइसोसाइनाइड बना देगा। अब मैकेनिज्म समझो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो कैसे रही है, दो तरीके से होती है, एक होती है SN1, एक होती है SN2 रिएक्शन। SN1 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी एक मॉलिक्यूल से यूनिमोलिकुलर, ये तो नाम याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिकुलर रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, SN1 रिएक्शन कौन से तत्व में रिएक्शन टेक प्लेस होती है, तो प्रोटिक या फिर पोलर सॉल्वेंट जो कि H+ आयन को डोनेट करते हैं, जैसे कि H2 हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, इनके अंदर होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, जैसे वो OH के साथ रिएक्ट करवाएगा ना, OH- के साथ, तो हमें टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल देगा। कैसे देगा, ये रहा, इसको रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, निकल गया। अब ये जो हमारा SN1 रिएक्शन है ना, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, यानी सिर्फ एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और रेट ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं, K के इनटू में जो डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। जैसे देखो ये है, इसको हम लिख सकते हैं CH3 3 बार आया है, साथ में C है और साथ में Br है,
तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी ना उसका मल्टीप्लाई में के और उससे बोलेंगे रेट ऑफ कंसंट्रेशन। SN1 रिएक्शन, जब ये चीज़ तो रटने वाली है तो समझाने वाली बात नहीं है। SN1 है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इस्तेमाल करती है ना, ऑर्डर फर्स्ट काइनेटिक्स है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कैसे कैसे? सबसे पहले CBr जो बॉन्ड होता है ना, कार्बन के साथ Br वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये टूटता है और उस कार्ब कटायन बनता है। तो ये टूटेगा तो ये कार्ब कटायन बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्ब कटायन के ऊपर OH अटैक करेगा और हमारे पास ये बना लेगा प्रोडक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन SN1 कैसी होती है? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रेट करता है, मतलब अगर 3 डिग्री कोई भी एक है ना, 3 डिग्री कार्ब कटायन सबसे जल्दी रिएक्शन कर देता है, ड्यू टू ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ना, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव होता है ये हाईली रिएक्टिव। यहाँ पे लिख रखा होगा मैंने, किधर गई, जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है ना, एल्किल हैलाइड सॉरी, जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है ना, यानी RX, 3 डिग्री जो RX होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी अंडर हो जाता है SN1 रिएक्शन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबिलिटी के कारण। और उसकी रिएक्शन क्या होती है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर ये मेथिल वाला जो सबसे आखिरी में होता है। SN2 रिएक्शन के अंदर एप्रोटिक या नॉन प्रोटिक उसका अपोजिट, जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इसको याद रखो, या तो ईथर हो गया या फिर बेंजीन हो गया। रिएक्शन किसके बीच में करानी है? या तो हम करवाएंगे CH3Br और OH माइनस के बीच में, ताकि हमें मेथनॉल या फिर मेथिल एल्कोहल मिल सके। तो ये करवाया सीधे ये Br माइनस में आ गया। ये डिपेंड करता है दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी K के इंटू में दोनों लिख दो जो हमें दे रखे हैं यहाँ पे। ये सेकंड ऑर्डर का नहीं, जिसको फॉलो करता है पहले स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। कैसे कंप्लीट होता है? ये है, हमने कार्बन को लिख दिया ऐसे H लगा के यहाँ पे Br लिख दिया, यहाँ पे हमने ले लिया OH को उल्टा लिख दिया ताकि हमें O से रिएक्ट करवाना है ना इसमें। तो इसके पीछे में ट्रांजिशन स्टेज मिलती है। पहले SN1 के अंदर तो हमें क्या होता है, 2 स्टेप लगानी पड़ती है, कार्ब कटायन होता है। यहाँ पे हमें एक ट्रांजिशन स्टेज मिलती है जिसके अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना लेता है और ये Br टूटने वाला होता है इसलिए सीधे बना लेता है। तो ये और ये। अब जैसे ये ऐड होता है तो ये दोनों उधर चले जाते हैं, ये दोनों उधर घूम जाते हैं। और ये जो घूम रहा है ना इधर, इस घूमने को क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। और एक और बात ध्यान रखने की, जितने भी ये वाले बॉन्ड है ना, C और H वाले बॉन्ड, सारे सेम प्लेन में, इसलिए ये सेम प्लेन में होने के कारण पूरे के पूरे इन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर ये एक्टिविटी कैसे होती है? 1 डिग्री अंडर हो जाता है SN2 रिएक्शन वेरी फास्ट, इसमें 1 डिग्री पहले चले जाता है। तो 1 डिग्री ये RX लगाना साथ में ज़रूरी है, तो 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। डिफरेंस देख लो फटाफट से, ये प्रोटिक या पोलर के अंदर होता है, ये एप्रोटिक या नॉन पोलर। इसमें H2 हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, इसमें बेंजीन हो गया, ईथर हो गया। ये सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड करती है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इस्तेमाल करता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें इंटरमीडिएट कार्ब कटायन बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेज आती है। इसकी रिएक्टिविटी ऐसी होती है, इसकी रिएक्टिविटी ऐसी होती है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन SN1 है तो देखो 1 2 3 जुड़े हुए हैं, उसके साथ यहाँ पे है, इसमें 1 2 3, ये 1 और 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 1 2। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा। तो देखो ये पहले करेगा या फिर ये पहले करेगा, तो इसमें ये पहले करेगा। अब पहले क्यों करेगा? क्योंकि ये टर्सरी है, तो टर्सरी पहले करता है, ठीक है। टर्सरी हैलाइड पहले करेगा। सेकेंडरी हैलाइड बिकॉज ऑफ द ग्रेटर स्टेबिलिटी, जो सेकेंडरी हैलाइड है ना ये वाला, ये पहले करेगा। इसमें कौन करेगा? इसमें पहले ये करेगा क्योंकि ये सेकेंडरी है, सिंपल बात। अब इसमें देखो दोनों के दोनों सेम है, यहाँ पे I है और इसके अंदर यहाँ पे Cl है। ये M में समझना है इसे, ये 1 कार्बन 2 कार्बन ये है, यहाँ पे I है, यहाँ पे Cl है। अब आयोडीन की स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ी होती है, इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए बेटर लीविंग ग्रुप होता है ये, और बेटर लीविंग ग्रुप होने के कारण जल्दी फास्ट रिलीज़ होता है, इसलिए ये पहले SN2 रिएक्शन जल्दी जाएगा SN2 के अंदर। ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पर एक प्लेन पोलराइज्ड मिरर, प्लेन ऑफ PPL, इसको लिख सकते हैं हम प्लेन ऑफ PPL। तो जब एक वाइट, देखो एक निकोल प्रिज्म है हमारे पास, इसका नाम है निकोल प्रिज्म। इससे जब वाइट लाइट को हम पास कराएंगे ना,
तो पास कराती है प्लेन पोलराइज लाइट बनेगी, प्लेन पोलराइज लाइट बनेगी, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बनेगी, और उस एक्टिविटी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। अब जब प्लेन पोलराइज लाइट पास करती है ना किसी एक सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड में, और अगर वो रोटेट हो जाती है, जैसे मान लो ये है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ये किसी भी सॉल्यूशन से निकली और ये अगर रोटेट हो गई, ये रोटेट हो गई, तो मतलब वो जो सॉल्यूशन है उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यानी जो पीपीएल है उसको अगर राइट या क्लॉकवाइज में दौड़ा है तो प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज दौड़ा है तो माइनस या लेवो रोटेटरी बोलेंगे, ठीक है। अब मोलिकुलर एसिमेट्री, किरैलिटी और एनएनटी मोड्स क्या होते हैं, तो जैसे कि लैपेल एंड वाल्टहाफ ने बोला, नाम को छोड़ो, कार्बन के अगर चारों तरफ अलग अलग कंपाउंड जुड़े हुए हैं, मतलब एक कोई भी सेम नहीं है, तो उससे बोलेंगे किरेल कार्बन। और ये जो मॉलिक्यूल होता है ये रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, किरेल कार्बन प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। ऑप्टिकल एक्टिव यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी सेम होगी, सिर्फ एक के, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कैसे करता है ना। जैसे ब्यूटेन टू वोल होता है, ये ब्यूटेन टू वोल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्यूटेन टू वोल को, ठीक है। तो इसमें चारों तरफ अलग अलग हैं, तो ये एक तरीके से किरेल कार्बन भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है यानी ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी सेम होगी इसके जैसे कि, बस वो क्या करेगा, रोटेट अलग तरीके से करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को। एनएनटी मोड्स क्या होते हैं, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारी की सारी सेम होती है, परंतु एक चीज़ वो है रोटेशन डिफर और सुपर इम्पोजिशन। जैसे कि हमारा हाथ होता है, ये हमारा हाथ है, अब इस हाथ के ऊपर अगर हम दूसरा हाथ रखेंगे ना ऊपर की साइड से, तो वो हमारा यूँ आएगा, यहाँ पे अंगूठा आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, बल्कि दोनों के दोनों अंगूठे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, पर वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से अलाइन नहीं हो पाते, और वो जो अलाइन नहीं हो पाते उन्हें एनएनटी मोड्स बोलते हैं। और एकदम प्योर डेफिनेशन अगर हम बताऊँ तो एनएनटी मोड्स द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, द स्टीरियो आइसोमर्स, वो स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन ओवरलैप्ड और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, कि उसकी जो इमेज बनती है ना वो एक दूसरे के ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से अलाइन ना हो ना, उस इमेज को, उस स्टीरियो आइसोमर्स की इमेज जो बनती है अगर वो वैसी बनेगी तो उसे एनएनटी मोड्स बोल देंगे। और एनएनटी मोड्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, पर उनकी जो रोटेशन होती है ना विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन वो अलग होती है इस एनएनटी मोड्स के अंदर। तो वो दो कंपाउंड जिनकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, परंतु सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने में, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने के रिस्पेक्ट में वो डिफर करते हैं, उन्हें एनएनटी मोड्स बोलेंगे। अगर एनएनटी मोड्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी है द अदर वन विल बी लेवो रोटेटरी, मतलब अगर एक एनएनटी मोड डेक्स्ट्रो है ना तो दूसरा वाला लेवो ही होगा। कैसे, ये किरेल कार्बन है अलग अलग अलग, इसकी इमेज बनेगी ना तो ये हाइड्रोजन ये उल्टी इमेज बनेगी, यानी अगर यहाँ पे ये ऐसे था तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अगर ये डेक्स्ट्रो था तो ये लेवो बनेगा, और इसे एनएनटी मोड बोलेंगे, इसे एनएनटी मोड बोलेंगे। अगर कोई किरेल कार्बन नहीं है ना, मतलब कोई दो कंपाउंड उस कार्बन के, जैसे मान लो कार्बन के यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे चाहे कुछ भी है, पर अगर दो सेम आ गए ना तो किरेल कार्बन नहीं है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। पर यहाँ पे ये दोनों जो हैं एक दूसरे के ओवरलैप नहीं हो रहे, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं एनएनटी मोड्स। अब आ जाते हैं रेसिमाइजेशन के ऊपर। तो अगर हमने कोई मिक्सचर बनाया और उस मिक्सचर के अंदर हमने क्या करा, एनएनटी मोड्स डाल दिए। एनएनटी मोड्स कौन से इक्वल रेशियो में एनएनटी मोड्स डाल दिए, लेवो रोटेटरी भी डाल दिया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी डाल दिया, पर इवन रेशियो में डाल दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो अगर एक उसे लेफ़्ट की साइड मोड़ता तो दूसरा उसी में राइट की साइड मोड़ देगा, यानी जो टोटल डिफ्लेक्शन हुआ है वो जीरो हुआ है। तो टोटल डिफ्लेक्शन हुआ है जीरो हुआ है, यानी जो पहले का रोटेशन करवाया है, जो पहले ने रोटेट करवाया दूसरे के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, उससे बोलेंगे हम रेसिमिक मिक्सचर। और उस रेसिमिक मिक्सचर को बनाने की प्रोसेस को बोलेंगे रेसिमाइजेशन। रेसिमिक मिक्सचर को हम रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। रिटेंशन के ऊपर आ जाता है कि रिटेंशन होता क्या है ना। उसके बाद छोटा सा टॉपिक बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो रिटेंशन क्या होता है इसके ऊपर ध्यान दो।
अगर हमने कोई भी एक रिएक्शन करवाई, कोई भी एक रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन का जो सेंटर है ना, उसका जो किरेल सेंटर है, उसका जो स्टीरियो सेंटर है, वो स्टीरियो सेंटर के साथ जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड अगर नहीं टूट रहे, वो बॉन्ड नहीं टूट रहे, और जो प्रोडक्ट बन रहा है सामने जाके, वो जो प्रोडक्ट बन रहा है सामने जाके, वो प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, द प्रोडक्ट विल हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े हैं ना, इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी रिएक्टेंट के अंदर भी, उसे बोलेंगे रिटेंशन। जैसे कि 2 मेथिल ब्यूटेन एक ओल आ गया, यानी ये जो कार्बन है इसको जब हम HCl के साथ हीट करेंगे, इसको जब हम HCl के साथ हीट करेंगे तो ये बनेगा, सेम का सेम बनेगा, बस ये Cl यहाँ पे आ गया और इसको Cl को चेंज कर दिया। पर क्या फ़र्क आएगा, अगर एक माइनस का है, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। और HCl के साथ हीट करवाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यह बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना एसिमेट्रिक सेंटर के ऊपर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर वो सेम रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, पर जो साइन होगा वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होगी, तो हमें ये याद रखना है। ये वाला इसका एग्जांपल, तो 2 मेथिल ले लिया, फिर ब्यूटेन ले लिया और 1 पे ओल लगा दिया। क्या 2 मेथिल ले लिया, ब्यूटेन ले लिया, 1 पे ओल लगा दिया। इसको जब हम HCl के साथ हीट करवाएंगे तो ये होता है। अब इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन के अंदर जब भी कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसी भी एक क्रियल कार्बन के ऊपर, किसी भी एक क्रियल कार्बन के ऊपर या एसिमेट्रिक कार्बन आइटम के ऊपर, तो वो डायरेक्टली लिंक करेगा एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर इज ब्रोकन। द बॉन्ड डायरेक्टली लिंक्ड टू एन एसिमेट्रिक कार्बन इज ब्रोकन बाय द कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड। क्या हो रहा है इधर, अगर कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल अटैच कर रहा है एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर, तो जो एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर जो बॉन्ड लगा हुआ है ना, ये सीधे सीधे बॉन्ड लगा हुआ है, ये टूटेगा। और ये टूटेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि ये इन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। कैसे, ये यहाँ पे आके अटैच होगा, तो देखो ये सीधे यहाँ पे अटैच होगा, तो हमने इसको अटैच करवाया। कैसे करवाया, ये रहा HO कार्बन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दोनों के दोनों उधर चले गए, जैसा कि हमने इधर देखा था, जैसा कि हमने SN1 रिएक्शन के अंदर देखा था, SN1 रिएक्शन के अंदर देखा था, SN2 रिएक्शन के अंदर देखा था। जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे अटैच होगा, अटैच होते ही ये दोनों के दोनों उधर चले गए। वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, वाल्डन का इन्वर्जन बोलते हैं। आया, सीधे बॉन्ड टूटा, सीधे बॉन्ड टूटते इन्वर्ट हो जाए, और इन्वर्ट होते ही दोनों के दोनों उधर चले गए, सिंपल। अब देखो SN1 रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर तो होता है रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। रिटेंशन के अंदर क्या होता है, सारी की सारी चीज़ सेम होती है, बस नाम मतलब नीचे नाम चेंज हो जाता है जब उसको हीट करते हैं। तो रेसिमाइजेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी फ़र्क नहीं आता। रेसिमाइजेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी फ़र्क नहीं आता। ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं आता, कोई भी फ़र्क नहीं आता। इन्वर्जन के अंदर वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाती है। तो SN2 के अंदर हमने वाल्डन इन्वर्जन पढ़ा था, इसलिए SN2 के अंदर इन्वर्जन होता है, बाकी दोनों के अंदर रिटेंशन रेसिमाइजेशन होता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन देखो, तो हम जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर 3 होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन और एक होता है मेटल के साथ। न्यूक्लियोफिलिक हमने पढ़ ली, एलिमिनेशन अब हम पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन यानी HX का एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। कैसे, जो RX बॉन्ड होता है ना, यानी जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, जिसको हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, उसको जब हम हीट करते हैं एक अल्कोहल के सॉल्यूशन के साथ, उसको जब हम हीट करते हैं एक अल्कोहल के सॉल्यूशन के साथ, KOH और अल्कोहलिक सॉल्यूशन, KOH के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH,
कि हमने कोई भी ये ले लिया, इसकी रिएक्शन जब हमने KOH के साथ करवाई, कैसे करवाई, यहाँ पे एथेनॉल यानी एल्कोहल, तो क्या होगा, R के साथ OH जुड़ जाएगा तो R, और ये जुड़ जाएगा, देखो नहीं बीटा एलिमिनेशन कर रहे हैं ना हम, तो बीटा एलिमिनेशन आसानी से करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा अच्छी गहराई से थोड़ी देर बाद। तो क्या हो रहा होगा, देखो जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो जो हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड होते हैं उनको जब हम किसी भी KOH के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, हीट करेंगे, तो बीटा हाइड्रोजन विद हैलोजन रिप्लेस हो जाएगा और एल्किन बना देगा। कैसे बना देगा, जैसे ये रहा, इस वाली बात को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, इस वाली बात को हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसका हैलोजन, ये अब बीटा क्या होता है, कोई भी एक कार्बन की चेन है, कार्बन 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 कार्बन, अगर यहाँ पे कोई हैलोजन जुड़ा है, उसके बगल वाला बीटा होता है। अगर मान लो ये कार्बन की चेन होती है और यहाँ पे अगर ये जुड़ा होता कोई भी एक हैलोजन, तो ये भी बीटा होता है, ये भी बीटा होता है। यहाँ पे आखिरी में जुड़ा है तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो अगर सिर्फ ये बीटा है, तो अगर KOH और एल्कोहलिक के साथ करवाया तो ये दोनों के दोनों निकल जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे KBr और H2O निकल जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। सैडजेफ के रूल के अनुसार अगर हमारे पास ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन है तो दो कंपाउंड बनेंगे, एक तो या तो इन दोनों के साथ निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, इन दोनों के साथ निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा। जहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, यानी यहाँ पर बीच में लग रहा है, वो ज़्यादा बनेगा, 81% बनेगा। जहाँ पे साइड में लग रहा है वहाँ पे 19% बनेगा, ठीक है। तो ये मेजर बनेगा इस सैडजेफ के रूल के अनुसार, ठीक है। अब सैडजेफ का रूल क्या कहता है, देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें अच्छे से निकाल के। सैडजेफ का रूल क्या कहता है, गूगल सैडजेफ क्या है, सैडजेफ ये कहता है कि एन एम्पिरिकल रूल यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। It states that during the beta elimination, the major product is the most substituted alkene. Why it happens? The most substituted alkene is favored because it is the thermodynamically more stable. वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अब एक बात का ध्यान रखो, अगर हमें क्वेश्चन में RX के साथ KOH दे दिया और यहाँ पे एक्वस लिख के आ गया तो हमारे पास एल्कीन नहीं बनेगा बल्कि अल्कोहल बनेगा। तो इसका ध्यान रखना है, अगर एक्वस KOH आएगा तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहलिक आएगा तो एल्कीन बनेगा, है ना। जैसे ये रहा, एक्वस के साथ करेंगे तो ROH अल्कोहल, यानी ये इसके साथ हो जाएगा और KX के साथ चले जाएगा, प्लस में KX। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि KOH एक्वस है यानी आयनाइजेशन होगी यानी K प्लस और OH माइनस में टूटेगा। OH माइनस एक न्यूक्लियोफिलिक है जो कि सीधे अटैक करेगा और X माइनस को रिप्लेस कर देगा। अब K प्लस X माइनस KX बना लेंगे, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर टेक प्लेस करती है। पर एल्कोहलिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ये RX है साथ में KOH है, एल्कोहलिक है तो एल्किल बना लेगा डबल बॉन्ड के साथ। कैसे, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन तो होगी नहीं क्योंकि एल्कोहलिक है ना कि एक्वस, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। कैसे, देखो जैसे ये देखा ये देखा सेम है, यहाँ पे एक्वस है, यहाँ पे एल्कोहलिक है, यहाँ पे एक्वस है। एल्कोहलिक यानी डबल बॉन्ड यानी इसके साथ ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। देखो कैसे, ये इसके साथ जुड़ा है तो ये वाला इसके बीटा के साथ निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड बन गया, साथ में HBr और O बन जाएगा सारी चीज़ें। वैसे यहाँ पे Br है, यहाँ पे एक्वस है। एक्वस में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। एक्वस के अंदर क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। तो वापस से समझा रहा हूँ। हाँ, ऊपर वाला हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल के अंदर आयनाइजेशन नहीं होती है, बीटा एलिमिनेशन होती है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब है इसके साथ ये निकल जाएगा, ये बन गया। एक्वस के अंदर क्या होता है, आयनाइजेशन होती है, यानी ये जो OH है ये यहाँ पे इसकी जगह लग जाएगा और ये Br इसकी जगह आ जाएगा, ये लग गया। अब आ जाते हैं मेटल के साथ, आखिरी टॉपिक बचा, फटाफट करते हैं। मेटल में पहला आता है मैग्नीशियम, दूसरा आएगा सोडियम, है ना, सोडियम। तो मैग्नीशियम के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक क्लोराइड या फिर एल्किल हैलाइड जो होता है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के रूप में। अब देखो हमने पढ़ा था ड्राई क्या पढ़ा था, ड्राई
ड्राई एसीटोन कहाँ पढ़ा था, याद करो। ड्राई एसीटोन हमने पढ़ा था जब हमने क्या बनाया था, RI बनाया था, RF बनाया था ना। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे बनाया था हमने। ये देखो ये रहा, ड्राई एसीटोन का इस्तेमाल करा है ना, ड्राई एसीटोन का इस्तेमाल करा है। तो जब हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इस्तेमाल करेंगे मतलब जब हम एल्किल हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे, ये रहा एल्किल हैलाइड, इसको रिएक्ट करवाएंगे Mg के साथ इनके प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, ये Mg जुड़ जाएगा इसके बीच में आके। तो ये बीच में जुड़ गया तो इसे बोलेंगे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिर ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, RMgX। ये RX, ये रहा Mg ड्राई ईथर, तो ये M बीच में जुड़ जाएगा, RMgX। कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड होता है, पर कोवलेंट बॉन्ड होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा हाईली पोलर होता है, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ये अल्किल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों तरफ से खींचना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ये है कि जो पानी है, पानी तक भी इतना कमज़ोर H+ निकालता है, फिर भी उसके साथ वो रिएक्ट कर देता है बहुत ज़्यादा जल्दी। इसलिए नमी से बचा के रखना होता है इस चीज़ को हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जल्दी किसी भी प्रोटॉन के सोर्स के साथ रिएक्ट कर देता है ना, और हाइड्रोकार्बन दे देता है। जैसे H2O है, अल्कोहल है, अमीन है, इनके साथ रिएक्ट करके एल्केन दे देता है। इसलिए इसको मॉइस्चर से दूर रखते हैं ताकि एल्केन के साथ रिएक्ट करके ना दे। अब जैसे देखो, अगर ये रिएक्ट करता है तो कैसे करेगा, ये पानी के साथ हमने RMgX जोड़ा तो ये R और H तो निकल जाएंगे, एल्केन बना देगा, और बाकी ये M के साथ जुड़ जाएंगे, है ना। अब इधर देखो, अब आते हैं सोडियम के साथ। अब सोडियम के साथ रिएक्शन क्या होगी, हम जिसके साथ भी करवाएंगे ना सोडियम की रिएक्शन, इनकी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसकी रिएक्शन भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जैसे हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, डबल नंबर ऑफ कार्बन बनेंगे। जैसे देखो यहाँ पे Cl2 है, ये देखो ये है हमारे पास क्या है, एथेन, ब्रोमो एथेन या फिर एथिल ब्रोमाइड। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ करवाए तो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये इधर लिख दिया, ऐसा का ऐसा वापस लिख दिया। साथ में Na के साथ Br, ये Na के साथ जो बचा हुआ ये है Br जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, ये ब्यूटेन बन गया। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट डे।